बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल PG2 का मॉडल पेपर नंबर 4 का पार्ट ए लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम 50 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के मॉडल पे होगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित तौर पे आपके 70 से 80% तक क्वेश्चन जो हैं यूपीपीसीएल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के ABC क्या दर्शाते हैं? एम ब्रीज कैलकुलेशन, एयरवे ब्रिज सर्कुलेशन, एयर पाथ ब्रीज सर्कुलेशन, एयर वे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5S कॉन्सेप्ट का दूसरा चरण क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन, सॉर्टिंग आउट, स्टैंडर्डाइजेशन, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग ए अग्निशामक की क्या भूमिका है? लकड़ी और कागज जैसे साधारण कॉम्बस्टिबल्स का उपयोग किया जाता है। ज्वलनशील तरल पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा पर इस्तेमाल किया जाता है। गैर ज्वलनशील धातुओं पर उपयोग किया जाता है। तो बच्चों पहला ऑप्शन सही है। जो वर्ग ए की अग्निशामक होता है, देखिए अग्निशामक जो होते हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो जो आपका वर्ग ए अग्निशामक है ये क्या होता है? जैसे लकड़ी से लगी आग, लकड़ी से, कागज़ से, कपड़े से लगी आगों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लकड़ी और कागज़ जैसे में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो अगला बता देते हैं, हैलोन और जो CTC टाइप होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सभी प्रकार की आगों में प्रयोग किया जा सकता है। मोस्टली इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फायर में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फायर में यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और क्लास बी में जो अग्निशामक यंत्र आता है वो कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे आग पेट्रोल, डीजल, इन सब से जहाँ आग लगती है वहाँ पे हम क्या करते हैं? वर्ग बी टाइप के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। अग्निशामक यंत्र विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए हम लोग हैलोन टाइप या CTC टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यही पूछ लिया है। पेट्रोल, तार, पेंट जैसे ज्वलनशील पदार्थों के कारण किस वर्ग की आग लगती है? वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी, वर्ग डी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वर्ग बी। वर्ग बी में क्या होता है? पेट्रोल, डीजल, पेंट, केरोसिन, इन सब से आग लगती है। और वर्ग ए में क्या? लकड़ी, कागज, कपड़ा। ठीक। वर्ग सी में क्या आता है? LPG, LPG से जो लगी आग होती है वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। और वर्ग डी में जो आती है आपकी केमिकल्स, जहाँ पे केमिकल्स का यूज़ होता है, जैसे आपका पोटेशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया। इन केमिकल से जो आग लगती है वो क्या होती है? वर्ग डी की आग होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आग से किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोडा, एसिड, पानी वाले, ये नहीं होगा। फोम वाले नहीं होगा। हैलोन टाइप, पाउडर वाले। तो बच्चों क्या मैंने आपको क्या बताया? जो आपकी विद्युत से आग जहाँ लगती है वहाँ पे हम हैलोन टाइप या CTC टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पोकर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? बोल्ट्स को कसने के लिए, लकड़ी को स्क्रू लगाने हेतु, अग्रगामी छिद्र निर्माण के लिए, बोल्ट्स को ढीला करने के लिए, पाइप्स को काटने के लिए। तो जो पोकर होता है बच्चों, ये क्या होता है? छिद्र करने के लिए यूज होता है। ठीक है, लकड़ी में क्या करते हैं? छिद्र कर देते हैं, और उस छिद्र को हम वहाँ पे स्क्रू एडजस्ट करना हो तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? पोकर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल बॉवेल प्रोटेक्टर का सिद्धांत निम्नलिखित के ही समान होता है। वर्नियर वोबेल प्रोटेक्टर, डेप्थ माइक्रोमीटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर, फिक्स्ड गेज। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वर्नियर वोबेल प्रोटेक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नियान परिपथ टेस्टर समानता डैश टेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थिंग, कला, न्यूट्रल, खुला पथ और न्यूट्रल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फेस टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? टेस्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेक एंड एक हेड टूल है। टेक एक हेड टूल है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? वस्तुओं को मजबूती से पकड़ने के लिए, बोल्ट और नट को कसने के लिए, किसी वर्क पीस के महीन कणों को हटाने के लिए, आउटडोर उपयोग के लिए, झाड़ू के रूप में। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आउटडोर उपयोग के लिए, झाड़ू के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश का उपयोग ठोकने, सीधा करने और बंधन कार्य करने के लिए किया जाता है। बॉल पिन हथौड़ा, क्रॉस पिन हथौड़ा, लकड़ी के हथौड़े, क्ला हथौड़ा। तो आंसर क्या होगा? बॉल पिन हैमर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टर्मिनल के निकट वाले छोटे तारों और केबलों को काटने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रीशियन नाइफ, डायगोनल कटिंग प्लायर, संयुक्त प्लायर, कैंची। तो बच्चों आंसर क्या होगा? यहाँ पे कॉम्बिनेशन प्लायर का प्रयोग हम लोग करते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग दी गई है, इसमें माप क्या है? 38.2, 2.88, 4, 2.55, 2.38। तो बच्चों आंसर क्या? 2.88। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SWUG को माप मतलब स्वैग, ठीक है, स्वैग मतलब को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। व्यास और प्रतिरोध, विद्युत रोधन, उपयुक्त सभी। तो जो स्वैग होता है वो लोग क्या मापते हैं? व्यास को मापने के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश ओम के नियम में प्रयुक्त सूत्र है जो विभव, अंतर, धारा तथा प्रतिरोध के बीच में संबंध दर्शाता है। पहला दिया है I = V/2R, दूसरा दिया है R = I/V, और तीसरा दिया है I = V/2R, चौथा दिया है I = V/R। देखिए ओम्स लॉ क्या आता है? V = IR। तो अगर हम करंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V/R। तो इस हिसाब से ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है, वोल्ट है, हेनरी है, वाट है। तो बच्चों आंसर ओम है। ओम किसकी यूनिट होती है? रेजिस्टेंस की। वोल्ट किसकी होती है? वोल्टेज या ईएमएफ की। हेनरी क्या होती है? इंडक्टेंस की। और वाट होती है आपकी पावर की। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब 2 एम्पियर विद्युत धारा 2 ओम प्रतिरोध के फिलामेंट से गुजरती है तब डैश मात्रा की ऊष्मा उत्पन्न करेगी। 4 वाट, 2 वाट, 8 वाट, 1 वाट। ठीक है, तो देखिए ऊष्मा मतलब आपकी एनर्जी। तो एनर्जी = क्या होता है आपका? I²R। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे तो आपकी ऊष्मा की पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगी?
पावर पूछा आपसे, ठीक है। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लगा देंगे। आई की वैल्यू क्या दी बच्चों आपको 2, आर की वैल्यू कितनी दी है 2, तो 4 इंटू 2 तो कितना है आपका 8 वाट। तो बच्चों आंसर आपका क्या होगा 8 वाट, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए इस समीकरण में रो प्रदर्शित करता है, ठीक है, चालकता, गतिशीलता, प्रतिरोधकता, वेग। तो बच्चों आर जो होगा आपका प्रतिरोधकता को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। देखिए ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम प्रतिरोधकता की मात्रा की बात करें बच्चों, तो ये होता है आपका ओम मीटर, ठीक है। और ये क्या होता है चालकता का अपोजिट होता है। चालकता इज इक्वल टू क्या होता है 1 बटे प्रतिरोधकता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 ओम के 100 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। 100 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, उनका प्रतिरोध क्या होगा। तो बच्चों क्या होगा, देखिए टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर टी इज इक्वल टू हो जाएगा एन बाई आर, ठीक है। तो कितने हैं आपके 100 हैं और डिस्टेंस कितना 100, तो कैंसिल होगा तो कितना है 1 ओम। तो 1 ओम आंसर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सीधे चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। अनुप्रस्थ काट के आकार, तापमान, पदार्थ, लंबाई। तो बच्चों आंसर क्या होगा अनुप्रस्थ काट के आकार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक परिमित लंबाई के चालक का व्यास घटाकर आधा हो जाता तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 100 ओम के 100 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है आर टी इज इक्वल टू आर बाई एन होता है, ठीक बच्चों। तो आर की वैल्यू क्या हो गई 100 हो गई और एन की वैल्यू 100 दी है, तो ये आ जाएगा आपका 1 ओम आंसर आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक परिमित लंबाई के चालक का व्यास घटकर आधा होता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। देखिए R1 की वैल्यू उन्होंने क्या दी है, R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम निकालेंगे R1 की वैल्यू तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो L बाई ए होता है, और A इज इक्वल टू बच्चा क्या होगा यहाँ पे ए मतलब एरिया है, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रास दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई d बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा रो, ये हो जाएगा R1 की वैल्यू L बाई पाई d स्क्वायर बाई 4, ठीक है। इसी तरह बच्चों सेकंड स्थिति में क्या है कि इन्होंने कहा कि जो व्यास है वो आधा हो जाता है, ठीक है। तो R2 की वैल्यू बेटो क्या हो जाएगी बच्चों, R2 की वैल्यू हो जाएगी रो L बाई पाई d बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका भी आधा हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा रो L बाई पाई d स्क्वायर बाई 16। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों, ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई, इक्वेशन आपकी फर्स्ट होगी। अब इन दोनों को हम जब बच्चों डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रो L बाई पाई d स्क्वायर बाई 4 अपॉन रो L पाई d बाई स्क्वायर बाई
16। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, इनको सब ये कट पिट जाएगा, तो कटने पिटने के बाद क्या आ जाएगा 1/4 आएगा। ठीक है, तो आपका R1/R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। तो जो R2 की जो बच्चों R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी वो 4R1 हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये आंसर 4 गुना बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर किसकी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली इकाई है? वोल्टेज, धारा, शक्ति और ऊर्जा। तो बच्चों आंसर क्या होगा धारा। ठीक है, वोल्टेज किसका होता है बच्चों? वोल्टेज आपका होता है वोल्ट होता है, शक्ति का वाट होता है और एनर्जी का क्या होता है जूल होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है 0, धनात्मक, इनमें से कोई नहीं, और ऋणात्मक। तो बच्चों न्यूट्रॉन पे क्या होता है चार्ज नहीं होता तो 0 होगा। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? ये होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या होता है निगेटिव चार्ज होता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और जो आपका क्या होता है प्रोटॉन जो होता है, ठीक, वो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पर क्या होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, आपका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है नाभिक में होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं ये नाभिक में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अणु का भार डैश माना गया है? केवल न्यूट्रॉनों का भार, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार, इलेक्ट्रॉन का भार, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भार। देखिए ये आपका परमाणु हो गया और इसमें नाभिक हो गया। इसमें क्या होता है प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इन दोनों के सम को हम लोग क्या बोलते हैं भार बोलते हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन प्रतिरोध की पावर रेटिंग रेट है 1/8 वाट से 2 वाट, 2 वाट से 5 वाट, 5 वाट से 50 वाट, 50 वाट से 100 वाट। तो बच्चों आंसर क्या है पहला सही है 1/8 वाट से 2 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 गीगा ओम डैश के बराबर होता है 10⁻³ ओम, 10⁻7 ओम, 10⁻6 ओम, 10⁻9 ओम। तो बच्चों आंसर क्या होगा 1 गीगा ओम जो होता है वो क्या होता है 10⁻9 ओम के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक केबल को भौतिक नुकसान से बचाता है? आर्मर, कंडक्टर, इंसुलेशन, सीट। तो बच्चों आंसर क्या होगा आर्मर जो होता है वो क्या करता है बाहरी भौतिक नुकसान से केबल को बचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस को जो देखिए पूरा देखिए और अपने साथियों को भी शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों की TG2 की तैयारी करा रहा हूँ, जिस कड़ी में मैं आपको 20 मॉडल पेपर्स सॉल्व कराऊँगा, 20 मॉडल पेपर्स सॉल्व कराऊँगा, 20 मॉडल पेपर सॉल्व कराऊँगा। एक मॉडल पेपर में लगभग 200 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होंगे और एक मॉडल पेपर को हम 3 पार्ट्स में बताएंगे, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। तो इस हिसाब से बच्चों आपके कितने हो गए 3000 क्वेश्चन। अगर आप 3000 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किट कैट फ्यूज़ किस से निर्मित होता है? पोर्सलेन से, फाइबर से, PVC से, पीतल ब्रॉस से। तो बच्चों आंसर क्या होगा पोर्सलेन से बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है? फाइबर, विद्युत रोधी टेप, ग्लास फाइबर, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो बच्चों आंसर क्या होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं PVC। अभी कभी कभी क्वेश्चन PVC का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है तो आप लोग क्या बताएंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोड़ों पर टाँका लगाने का क्या प्रयोजन है? सुचालकता बढ़ाना, यांत्रिक शक्ति बढ़ाना, तन्यता बढ़ाना, संपीड़न शक्ति बढ़ाना। तो बच्चों आंसर क्या होगा यांत्रिक शक्ति बढ़ाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ओम का नियम प्रयोग डैश डैश किया जाता है। रेक्टिफायर युक्ति के लिए, गैस डिस्चार्ज लैंप के लिए, वैक्यूम ट्यूब के लिए, इंटीग्रेटेड सर्किट परिपथ के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रेक्टिफायर युक्ति के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायर बाउंड रेजिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु है यूरेका, नाइक्रोम, तांबा, ब्रॉन्ज। तो बच्चों आंसर क्या होगा? यूरेका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कुछ चालकों में ऊर्जा अंतराल उच्च होता है, निम्न होता है, नहीं होता है, अर्धचालक के समान होता है। तो बच्चों क्या होता है? कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। एनर्जी गैप तो क्या होता है? कंडक्टर में नहीं होता है, बहुत कम होता है, नहीं होता है या बहुत कम होता है। इंसुलेटर में सबसे ज़्यादा होता है और अर्धचालक में क्या होता है? इंसुलेटर की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो बच्चों क्या आंसर होगा? उच्च होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। डीसी परिपथ सर्किट में ऊर्जा डैश डैश के गुणन के बराबर होता है। वोल्टेज और प्रतिरोध, वोल्टेज और आवृत्ति, वोल्टेज और करंट, करंट और प्रतिरोध। तो बच्चों जो आपका ऊर्जा के क्या होता है? ये क्या होता है? वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा का वहन करने वाला एक लंबा सीधा कंडक्टर एक रिंग के अक्ष के साथ पड़ता है। रिंग पर एक बल डालेगा यदि रिंग। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? वोल्टेज और करंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा का वहन करने वाला एक लंबा सीधा कंडक्टर एक रिंग के अक्ष के साथ पड़ता है। रिंग पर एक बल डलेगा यदि रिंग धारा का वहन करता है। दूसरा है का आवेश समान रूप से बंटित नहीं है। का आवेश एक समान बंटित है, धारा को रोकता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? धारा को वहन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डरिंग में भराव धातु का गलन बिंदु होगा 420 डिग्री के नीचे, 420 डिग्री के ऊपर, 520 डिग्री के नीचे, 520 डिग्री के ऊपर। तो बच्चों क्या होगा? 420 डिग्री के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बंद परिपथ में सभी विभव परिवर्तनों का योग शून्य होता है। यह नियम कहलाता है किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का तृतीय नियम, किरचॉफ का चतुर्थ नियम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या होता है? सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर इज इक्वल टू 0। ये क्या करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम फॉलो करता है। और जो प्रथम नियम किरचॉफ का वो क्या होता है? सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। मतलब डीसी नेटवर्क में, किसी डीसी नेटवर्क पे जंक्शन पे मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये क्या करता है? आवेश संरक्षण को फॉलो करता है। आवेश संरक्षण को फॉलो करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको दे दिया है सर्किट। अब इसमें पूछा I3 किसके बराबर होगी? 2 एम्पियर होगी, 5 एम्पियर होगी, 9 एम्पियर होगी, 8 एम्पियर होगी। चलिए निकाल लेते हैं। देखिए I3 करंट जा रही है तो माइनस हो जाएगा, I2 करंट भी जा रही है तो भी माइनस हो जाएगा, I1 करंट आ रही है और I1 करंट आ रही है तो इसकी वैल्यू कितनी दी इन्होंने? 4 एम्पियर दी है। अब देखिए I4 भी करंट आ रही है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस में 10 हो जाएगी। I5 करंट भी आ रही है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। और I6 करंट जा रही है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी, मतलब 2 दिया है, इज इक्वल टू क्या होगा? 0। ठीक है, और I2 की वैल्यू क्या दी बच्चों? यहाँ पे 8 दी, तो हम यहाँ पे 8 लिख लेते हैं। ठीक है, तो माइनस I3। ठीक, ये आपका 14, 19 में से ये आपका प्लस का 19 और ये 8 2 10,
इज इक्वल टू 0, तो I3 इज इक्वल टू क्या आया, प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, तो I3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 एम्पियर। तो बच्चों 9 एम्पियर आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 55 वाट के लैंप को 220 वोल्ट के मुख्य तार से संयोजित किया जाता है, लैंप की धारा क्या होगी, 0.25 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, 2.5 एम्पियर और 0.2 एम्पियर। देखिए पावर आपको दी है, वाट में दी है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है I²R, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको करंट पूछ रहा है, तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, फिर ओम्स लॉ लगा के हम करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं, चलिए। बच्चों यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए आपको क्या दिया, पहले ये लिख लीजिए क्या है, पावर आपको दी है 55 वाट, वोल्टेज आपको दिया है 220 वोल्ट, और आपको क्या निकालना है, धारा निकालनी है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए पावर इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है, ठीक। यहाँ से निकाल लिए तो पावर P/V हो जाएगा। पावर आपको कितनी दी 55 और 220, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.25 एम्पियर। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसके प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, शून्य हो जाएगा, असमान रहेगा, घटेगा। देखिए जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी आपकी। तो दोनों चीज़ है, या तो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आपकी लंबाई बढ़ रही तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च वोल्टेज फ्यूज है, कारतूस प्रकार के HRC फ्यूज, स्ट्राइकर टाइप के फ्यूज, रिवाइवेबल फ्यूज, ड्राई आउट फ्यूज। तो बच्चों क्या होगा, कारतूस प्रकार के HRC फ्यूज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा फ्यूज ऑयल सर्किट ब्रेकर के विकल्प के रूप में काम करता है, तरल प्रकार का फ्यूज, मेटल चढ़ा हुआ तेल में डूबा फ्यूज, कारतूस प्रकार का फ्यूज, ड्रॉप आउट फ्यूज। तो बच्चों क्या होगा, मेटल चढ़ा हुआ तेल में डूबा हुआ फ्यूज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पदार्थ के लिए तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, ठीक है। तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, जर्मेनियम। तो बच्चों आंसर क्या होगा, जर्मेनियम, ठीक है। देखिए बच्चों क्या होता है, कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर इंसुलेटर में बात करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। और सेमीकंडक्टर की बात करोगे, टेम्परेचर मतलब हीट दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका भी रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो तांबा, एल्युमिनियम, चांदी ये तो कंडक्टर है, तो यहाँ पे इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर जर्मेनियम है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत प्रघात से संरक्षण प्रदान करता है, संचिकित केस परिपथ वियोजक, भूक्षरण परिपथ वियोजक, लघु परिपथ वियोजक, वायु परिपथ वियोजक, ठीक है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, भूक्षरण परिपथ वियोजक, ठीक है। आपसे क्या होता है, MCCB का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ELCB का पूछेगा आपसे, तो होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और MCB का होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
HRC फ्यूज का आशय है हाई प्रतिरोधकता कैपेसिटी फ्यूज, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, हाई प्रतिरोधकता कार्टेज फ्यूज, हाई प्रतिरोध कैपेसिटी फ्यूज। तो बच्चों अंत क्या होगा? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज तार में डैश डैश प्रतिरोधकता और डैश डैश गलनांक होना चाहिए। मध्यम उच्च, उच्च मध्यम, मध्यम मध्यम, निम्न निम्न। तो बच्चों आंसर क्या होगा? निम्न निम्न। ठीक है, क्या होने? निम्न प्रतिरोधकता होगी तो उसमें करंट क्या होगी? आसानी से फ्लो होगी। ठीक है, और अगर गलनांक का प्रतिरोध भी कम होगा, गलनांक भी कम होगा, तो क्या होगा? करंट देखो, देखिए क्या होता है बच्चों, फॉल्ट में जब फॉल्ट होती है तो करंट की वैल्यू आई स्क्वायर में होती है। ठीक है, तो जब आई स्क्वायर में होगी तो जब फॉल्ट होगी तो करंट आई स्क्वायर में फ्लो होगी, और उस कंडीशन में अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, मतलब कम हो जाएगी। ठीक, और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर करंट आई स्क्वायर में फ्लो होती है तो हीट जनरेट होती है। आई स्क्वायर RT लॉसेज होते हैं। क्या होती है? हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होती है तो क्या करती है? फ्यूज की मेटल को मेल्ट कर देती है, जिसके कारण क्या होता है? सर्किट बच्चों आपका क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। सर्किट ब्रेक हो जाता है और फॉल्ट रुक जाती है। ठीक है, तो सर्किट कब ब्रेक होगा? जब मेल्टर आपकी क्या होगी? मेल्ट होगी। मेल्ट कब होगी? जब इसका गलनांक क्या होगा? कम होगा। ठीक बच्चों, समझ में आया आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज से होकर जाने वाली धारा द्वारा उत्पादित ऊष्मा डैश डैश के अनुपातित होती है। IR_T², IR²T, I²RT, IRT। तो बच्चों क्या होगा? जो हीट जनरेट होती है वो क्या होती है? I²RT होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चुंबकीय अधिभार रिले की तुलना में तापीय अधिभार रिले डैश डैश होते हैं। उल्लेखनीय आकार में बड़े, धीमे, ताप अपरिचित, तेज। तो बच्चों आंसर क्या होगा? धीमे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, फ्यूज का प्राथमिक कार्य क्या है? फ्यूज का प्राथमिक कार्य क्या है? परिपथ खोलना, लाइन को बचाना, उपकरण की रक्षा करना, अति प्रवाह से बचाना। तो बच्चों क्या होता है? इसका क्या आंसर होगा? अति प्रवाह से बचाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज डैश डैश के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज, वन लिंक, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, ओपन सर्किट, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? शॉर्ट सर्किट और ओपन ओवरलोड कंडीशन में ये क्या क्या फ्यूज जो होता है सर्किट को बचाता है। तो बच्चों आज मैंने आपको मॉडल पेपर 4 का पार्ट ए बताया है, जिसमें मॉडल पेपर 4 बताया, जिसका पार्ट ए बताया। पार्ट बी 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। आप इन क्वेश्चन को देखिए, समझिए, और हो सके तो इनको नोट्स बना लीजिए और इसको देख के आप तैयारी करिए। निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।